dear students, today we will study French Revolution. French Revolution है क्या, क्यों हुआ? सो वी विल बी स्टडी ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज. पहली चीज़, कहीं पे भी कोई लड़ाई होती है, कौन से कॉजेज होते हैं? सोशल कॉज हो सकते हैं, पॉलिटिकल कॉज हो सकते हैं एंड इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं. मे भी पैसे की तंगी थी इसलिए लड़ाई हुई थी. सो समाज में कोई इश्यूज़ थे उसके लिए लड़ाई हुई थी. तो वॉर का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है. तो यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, सोशल कॉज थे इसके, इकोनॉमिक कॉजेज थे, पॉलिटिकल कॉजेज थे. तो तीनों ही कॉजेज थे. अब सबसे पहले हम देखेंगे फ्रांस में क्या था. मोनार्की थी. मोनार्की जब थी तो मोनार्की किससे होने के कारण क्या हुआ था, यहाँ पे ये जो दो स्टेट थे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, इनको ये टैक्स देते ही नहीं थे. सारा बर्डन किस पे था? इस वाली क्लास पर, थर्ड स्टेट पे. अब हम इसमें देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तीन तरह की सोसाइटी थी. बेसिकली तीन सोसाइटी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. फर्स्ट स्टेट को जिसको हम क्लर्जी बोलते हैं, जहाँ पे राजा महाराजा आते थे. सेकेंड स्टेट नोबल जो ऑफिसर्स होते थे वो आते थे. थर्ड स्टेट जिस पे सारा टैक्स का बर्डन हमने देखा था, तो ये आ जाता है थर्ड स्टेट पे. वहीं अब इस पे हम आगे पढ़ेंगे कि सम विद इन द थर्ड स्टेट वर रिच. अब हम हमने क्या देखा? इनइक्वालिटी देखेंगे. देखिए, बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स, वहीं पे मजदूर भी हैं, लेबर्स भी हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है अपनी, सर्वेंट भी हैं. तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा रिच थे, कुछ बहुत ज़्यादा पुअर थे. तो बट यहाँ पे क्या था? द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द स्टेट किस पे हो गई थी? टैक्सेस वर बोर्न बाय ओनली द थर्ड स्टेट. तो हमारे लिए यहाँ क्या है, हमें याद रहना चाहिए हमेशा और थ्रू आउट और 9th क्लास या उसके आगे भी अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वहाँ भी आपको ये बेनिफिट देगा. सो हिस्ट्री इज़ नॉट लाइक दैट कि आज पढ़ लो और कल भूल जाओ. उसको कहानी की तरह करते हैं सो दैट हमें लॉन्ग टर्म में माइंड में बनी रहे कि हाँ हमने ये भी पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था. सो नाउ इन दिस वे अभी आर स्टार्टिंग है. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तीन सोसाइटी थी. कौन कौन सी? क्लर्जी थी, नोबैलिटी थी एंड थर्ड हमारी थी जिसमें हमने पीजेंट्स, मर्चेंट्स, आर्टिशियंस वगैरह सब आ जाते हैं. तो थर्ड स्टेट ही टैक्स दिया करती थी यहाँ पर. तो यहाँ हम देखेंगे कि विद इन द थर्ड स्टेट में कुछ रिच थे, कुछ पुअर थे. हमने स्ट्रगल कैसे देखा? पॉपुलेशन क्या होने लगी? फ्रांस की ग्रो होने लगी. एंड जैसे ही फ्रांस की पॉपुलेशन ग्रो होती है तो डिमांड किस चीज़ की बढ़ जाती है? जब किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन ग्रो होगी तो डिमांड किसकी? ग्रेन की बढ़ जाएगी. और जब ग्रेन की डिमांड बढ़ेगी तो इसके बाद क्या होगा? रिचर सेक्शन तो ईजिली खरीद पाएगा पर पुअर नहीं खरीद पाएगा. रिच तो उसके बीच में क्या, रिच और पुअर में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. एंड दिस लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस. और उसकी वजह से क्राइसिस आएंगे. अब इसके बाद क्या होता है कि जिस तरह से ये मिडिल बिजनेस क्लासेस हैं, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, तो यहाँ पे ये लोग क्या करने लगेंगे? ये राइज होने लगेंगे. किस तरह से? मिडिल क्लास ग्रो होने लगेगी. कैसे कि नो ग्रुप इन द सोसाइटी, यहाँ पे कोई प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं मिल रहा. बट यहाँ पे रोशो द फ्रेंच फिलोसोफर एंड द इंग्लिश फिलोसोफर ये बोलते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से इंडिविजुअल को राइट्स दिए गए हैं, सेम उसी तरह से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उन्हें क्रिएट करते हुए बोला थ्योरीज ऑफ फ्रांस में. दीज आइडियाज वर डिस्कस्ड इंटेंसली. तो इन आइडियाज को मिडिल क्लास के बीच में इंटेंसली डिस्कस किया गया एट सलून्स, कॉफी हाउस. जैसे कि हमारी कंट्री में जब इलेक्शन होते हैं, हम देखते हैं इलेक्शन होते हैं, हर कोई बात कर रहा होता है कि हाँ अब देखते हैं कौन सी पार्टी जीतेगी, देखते हैं कौन सा नेता जीतेगा, कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा. सेम वे यहाँ पे बातें होती हैं. सेम वे में वहाँ पे जब इस तरह का क्राइसिस चल रहा है, मिडिल क्लास राइज हो रही है, तो हम किसके अमेरिकन रिवॉल्यूशन की से लर्निंग ले रहा है फ्रांस. तो वहाँ पे उन्हें कहाँ बातें होने लगी हैं? सलून्स में, पब्लिक प्लेसेस में लोग क्या है बात करने लगे हैं, कॉफी हाउसेस में. एंड स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू बुक. तो ये किसके थ्रू? अमेरिकन रिवॉल्यूशन किसके थ्रू जा रहा है? लोगों के पास था, न्यूज़पेपर के जरिए, बुक्स के जरिए. अभी हमारे पास न्यूज़पेपर के जरिए, न्यूज़ चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए क्या आता है कि हाँ इसराइल पैलेस्टाइन में लड़ाई होगी, इसराइल और ईरान में लड़ाई चल रही है, या रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, तो हमें सुनने को मिलता है. यही सब चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं. तो फ्रांस में भी स्ट्रगल हो रहा है कि मिडिल क्लास राइज हो रही है. और मिडिल क्लास जैसे जैसे पढ़ती जाती है, लिखती जाती है, थोड़ी राइज होती है, तो वो क्या सोचती है? वो फिर उसे फ्रीडम चाहिए होता है, उसे इक्वालिटी चाहिए होती है, उसे डिग्निटी चाहिए होती है. तो यही सब चीज़ें फ्रांस में जब मिडिल क्लास ग्रो हो रही है तो वो डिमांड करने लगेगी आगे. तो इस तरह से फ्रांस में रिवॉल्यूशन आउटब्रेक हो जाता है. तो यहाँ पे लुईस 16 जो होते हैं, यहाँ पे किंग होते हैं उस टाइम पे, 1774 ही उन्होंने क्या किया? इनहेरिट अ ट्रेजरी विद एन एम्प्टी विच वॉज एम्प्टी एंड देयर वॉज ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन द सोसाइटी. और उनके ओल्ड रिजाइन के पीछे समाज में क्या था? डिसकंटिन्यूटी. कि हम नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास नीचे वाला जो सेक्शन है, थर्ड क्लास, थर्ड स्टेट ही टैक्स देगा, आप दूसरों को भी बोलो. तो यहाँ पे 1789 में कॉन्वोकेशन ऑफ ईस्टर्न स्टेट होता है और यहाँ पे थर्ड स्टेट फॉर्म्स अ नेशनल असेंबली. थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली फॉर्म करता है. कहाँ पर? द बेसिटिले इज स्टॉम्ड एंड पीजेंट रिवोल्ट इन द कंट्री साइड. और कंट्री में सभी जगह पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया. 1791 में जब हम देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो जाता है. किस तरह से? जब हम क्रोनोलॉजी से हिस्ट्री को याद करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में याद रहता है. सबसे पहले हम देखेंगे 1774 में किंग बन जाती है, बिकेम किंग. कौन बनते हैं 1774 में? लुईस 16. लुईस 16 जब किंग बनते हैं उसके बाद 1780 और इनके अंदर में देयर वाज अ ग्रोइंग डिसकंटेंट. कहाँ पे? विद इन द सोसाइटी. रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द ओल्ड रिजिम. जो पुरानी जो चीज़ें चलती आ रही थी उनको लेके लोगों के अंदर में क्या था? विद्रोह था. विद्रोह का मतलब उनको मान के राजी नहीं थी, नहीं नहीं यार हम ऐसे जो चीज़ पुरानी चलती रही है, वी डोंट अलाउ दिस थिंग. सेम इन 1789 में कन्वोकेशन होता है ईस्टर्न स्टेट का, ईस्टर्न स्टेट जनरल में. फिर यहाँ पे क्या होता है? थर्ड स्टेट
क्या कर देती है, एक नेशनल असेंबली फॉर्म कर लेती है। और नेशनल असेंबली फॉर्म करने के बाद कहाँ पे फॉर्म करती है, वेस्टले में। वेस्टले में नेशनल असेंबली फॉर्म करती है और पीसेंट रिवोल्ट कंट्री साइड में ऑल ओवर द कंट्री पीसेंट रिवोल्ट कर देते हैं। 1791 में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लिया जाता है टू लिमिट द पावर ऑफ किंग। कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट कर दी पावर, किंग की पावर को, टू गारंटी द बेसिक राइट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पे बेसिक राइट सभी ह्यूमन बींग को दे दिए गए। अब 1792 में हम देखते हैं कि फ्रांस बिकेम द रिपब्लिक। फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है, जैकोबियन रिपब्लिक ओवरथ्रोन हो जाता है और डायरेक्टरी रूल फ्रांस। एंड न्यू कन्वेंशन आ जाती है 1795 में, हम देखेंगे अपॉइंटेड अ 5 मैन डायरेक्टोरेट टू रन द स्टेट फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 1795। उसके बाद फिर रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन 1799 में रिवॉल्यूशन एंड्स विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे। यहाँ से नेपोलियन बोनापार्टे राइज हो जाता है। और जैसे ही नेपोलियन बोनापार्टे राइज होता है तो यहाँ हम देखेंगे कि टाइमलाइन कैसे मैच हो रही है। सबसे पहले ऐसे देखते हैं 1770 से 1780 तक इकोनॉमिक डिक्लाइन, फ्रेंच गवर्नमेंट इन डीप टैप। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरी कंट्री से इधर उधर सबसे क्या करी थी, लड़ाई करी थी। जब किसी भी कंट्री से लड़ाई करते हैं, कहीं किसी से लड़ाई करते हैं, इंटरनल लड़ाई चल रही होती है या एक्सटर्नल चल रही होती है, तो हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक, हमारे पैसे क्या होते हैं, ड्रेन होते हैं, खर्च होते हैं। और जब खर्च हो रहे हैं, इनकम उतनी नहीं रही है, तो क्या होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे। 1788 से 1789 में क्या है, वेट हार्वेस्ट। अब क्लाइमेट कंडीशन पे ही क्रॉप डिपेंड कर रही है, तो फसल क्या होगी, अच्छी नहीं हुई। इसकी वजह से हाई प्राइस हो गए और फूड की कमी होगी, तो उसकी वजह से फूड राइट हो गए। 1789 में May 5 में ईस्टर्न स्टेट कन्वेंट डिमांड रिफॉर्म, ईस्टर्न स्टेट ने डिमांड करी थी कि हमें रिफॉर्म चाहिए, पुरानी पॉलिसीज को हम नहीं मानेंगे। 1789 में जुलाई 14 नेशनल असेंबली फॉर्म हो जाती है। यहाँ जुलाई 14 में नेशनल असेंबली फॉर्म हो जाती है, जो कि मिडिल क्लास के द्वारा फॉर्म की जाती है, जो टैक्स देती थी थर्ड क्लास। सब जुलाई 14 में। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होते ही 1789 में अगस्त में क्या होता है, नाइट ऑफ अगस्त 4 एंड्स राइट ऑफ एरिस्टोक्रेसी खत्म हो जाती है। यहाँ से एरिस्टोक्रेसी खत्म होने के बाद 1789 में अगस्त 26 को डिक्लेरेशन ऑफ द राइट टू मैन, यहाँ से राइट टू मैन को दिए जाते हैं, राइट टू, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। 1790 में सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी नेशनलाइजेस द चर्च, तो यहाँ पे सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी नेशनलाइज चर्च कर देते हैं। 1792 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कन्वर्ट्स एब्सोल्यूट मोनार्की इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्की क्या थी, अब राजा कुछ भी जो मर्जी है वो करे। अब इन्होंने क्या कर दिया, राजा की पावर क्या कर दी, लिमिट कर दी कि भैया देखो, अब हम तुम्हें इतनी सी पावर दे रहे हैं, इस पावर के साथ में ही आपको चलना पड़ेगा, अब बाकी चीज़ें हमारे पास में। बट यहाँ पे राजा फिर भी नहीं मानता है, तो उसके बाद राजा फिर पूरी तरह से हटा दिया जाता है। 1792 में क्या आता है, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया अटैक रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। बट 1793 में क्या आता है, लुइस 16 एंड द मैरी एंटोनो आर एग्जीक्यूटेड, क्योंकि वो नहीं माने, इन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ा। फिर 1792 टू 1794 में द रिजाइम ऑफ टेरर स्टार्ट हो जाता है। ऑस्ट्रिया में, ब्रिटेन में, नीदरलैंड में, रशिया में एंड स्पेन में आर एट द वार्मथ ऑफ फ्रांस। एंड यहाँ पे आके क्या होते हैं, रोसोपेरे कमेटी फॉर्म होती है, पब्लिक सेफ्टी रिपेल्स बैक फॉरेन इन्वेडर, ये फॉरेन इन्वेडर्स को भगा देते हैं। एंड एग्जीक्यूट्स मेनी एनिमीज ऑफ द पीपल एंड फ्रांस इटसेल्फ। यहाँ पे हम लेटर ऑन हम देखते हैं कि 1794 में रोसोपेरे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फ्रांस इज गवर्न बाय डायरेक्टरी अ कमेटी ऑफ 5 मैन। उसके बाद 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे बिकम्स अ लीडर, क्योंकि ये अपनी आर्मी के अंदर में सबसे स्ट्रॉन्ग थे। धीरे धीरे करके इन्होंने पूरा क्या किया, नेपोलियन बोनापार्टे ही बिकेम द लीडर। फिर वुमेन रिवॉल्यूशनरी आएंगे, रिवॉल्यूशंस जो होंगे यहाँ पे फ्रॉम वेरी बिगनिंग। वुमेन क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी इस इवेंट में। कौन से इवेंट में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, विच ब्रॉट आउट अबाउट सो मेनी चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। और ये फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाई, जैसे कि हम देखेंगे कि मोस्ट वुमेन इन द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग एंड देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस विद देयर इंटरेस्ट जो थे उनके, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब। वुमेन ने अपने ओन पॉलिटिकल क्लब बना लिए एंड न्यूज़पेपर। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट वुमेन मस्ट एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट। उनकी पहला मेन डिमांड क्या था कि वुमेन को भी सेम पॉलिटिकल राइट्स दिए जाने चाहिए एज मैन। एंड सम लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड टू इंप्रूव द पोजीशन ऑफ वुमेन एंड देयर स्ट्रगल। उसके बाद हम देयर स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर हम देखते हैं कि इट वाज फाइनली 1946 में वुमेन इन फ्रांस दे गॉट राइट टू वोट। इससे पहले राइट टू वोट भी नहीं था, मतलब एडल्ट सफरेज भी नहीं था। 1946 ऑनवर्ड वुमेन गॉट वोटिंग राइट इन फ्रांस। फिर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी क्या होती है, स्लेवरी होती है जब हम किसी इंसान को उसको स्लेव बना के, उसको अपना मतलब मजदूर बना के, बिना किसी पैसे देके उसे काम करा रहे हैं, दैट इज व्हाट, स्लेवरी। तो यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हुई है। स्लेव को पता भी नहीं लगता कि वो स्लेव है, बट स्लेवरी है एक तरह। देयर वर अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका, अमेरिकाज इन 18th सेंचुरी। There was a little criticism in slavery in France. वहाँ थोड़ी सी देखी गई थी criticism. No law were passed against it, पर कोई लॉ नहीं पास किए गए. It was in 1794 में हम देखेंगे कि स्लेवरी क्या है, कन्वेंशन फ्रीड ऑल स्लेवरी। तो यहाँ पे कन्वेंशनली सभी स्लेवरी की फॉर्म्स को हटा दिया गया। बट 10 years later स्लेवरी वॉज री इंट्रोड्यूस। 10 साल बाद वापस नेपोलियन के द्वारा स्लेवरी क्या है, री इंट्रोड्यूस की गई। एंड इट वॉज फाइनली इन 1848 दैट स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज। हम देखेंगे अगले 10 साल बाद नेपोलियन के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई, पहले हटाई, फिर नेपोलियन द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई, फिर हमने
देखा कि फाइनली इन 1848 में स्लेवरी पूरी तरह से अबॉलिश हुई फ्रेंच की कॉलोनीज में। अब हम आगे देखेंगे रिवॉल्यूशन किस तरह से एंड एवरीडे रिवॉल्यूशन किस तरह से हो रहे हैं एवरीडे। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस, सो क्या बहुत सारे चेंजेस देखे इसने, मेन में, वुमेन्स में, चिल्ड्रंस में, एंड द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अप themselves टू पास लॉ। और रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने आप से लिया उसको और लॉ पास किए, एंड दैट वुड ट्रांसलेट व्हाट, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी। ये लिबर्टी इक्वालिटी हमने यहीं से ली है in our Indian constitution, everyday practice. One important law that came into effect was the abolition of censorship. और यहाँ से important चीज़ क्या हुई, censorship को abolish कर दिया. And the idea of liberty, democratic rights were the most important legacy ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये आइडिया क्या, किस चीज़ का, लिबर्टी का और डेमोक्रेटिक राइट का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी है किसकी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। एंड इस तरह से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा रेस्ट ऑफ द यूरोप में ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं आगे नेपोलियन। 1804 में नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। ही सेट आउट ऑफ द कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज एंड डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही placed members of his family. He saw his role as a modernizer of Europe. He was finally defeated at Waterloo in 1850. और फाइनली डिफीट किया गया वाटरलू में 1850। अब हम देखते हैं इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है आपसे क्लास में पूछ यूटी में, हाफ ईयरली में, एनुअल में, डिस्क्राइब द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले क्या बोलिए, सोशल कॉजेज क्या थे, 3 स्टेट्स है यहाँ पे, डायग्राम बना दो इस तरह से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट बोल दो क्लर्जी, नोबेलिटी, थर्ड में बोल दो पीजेंट्स, क्राफ्टमैन आर्टिशन कोट कर दो। तो आपको यहाँ ये डाल दिया आपने। फर्स्ट क्लास क्या थी, क्लर्जी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एक्सप्लेन कर दो, क्लर्जी को एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेकंड को नोबेलिटी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। थर्ड क्लास कॉमनर्स जो थे उनको पेड ऑल टैक्सेस, हैड नो प्रिविलेजेस एंड वाइड सेट इनइक्वालिटी कॉज एंगर रिसेंटमेंट। जब इनइक्वालिटी होगी, अब किसी के साथ इंजस्टिस होगा, डेफिनेटली वो रिपेंड करेगा उस चीज़ को लेकर, बोलेगा। पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे, एब्सोल्यूट मोनार्की थी। हमें पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी, राजा के पास ही सारी पावर्स थी, तो क्या थी, एब्सोल्यूट मोनार्की हो गई। और इस टाइम पे राजा कौन था, लुइस 16। एंड द किंग वॉज इनएफिशिएंट, किंग इनएफिशिएंट था, एक्स्ट्रावेजेंट था, एंड इग्नोर द नीड्स ऑफ एंड किंग वॉज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल लाइक राजा राम। इन आर माइथोलॉजी वी हैव स्टडीड राजा राम वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल वन, बट यहाँ पे जो किंग था वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। वो क्या था, इनएफिशिएंट था। पहली बात तो वो किंग मन ने लाइक की नहीं था। दूसरा एक्स्ट्रावेजेंट था। तीसरी चीज हमने क्या देखी, इग्नोर द नीड्स ऑफ पीपल। दूसरा हम देखेंगे देयर वाज नो इलेक्टेड लेजिस्लेचर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था। जब मोनार्की थी यहाँ पर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पर। इकोनॉमिक कॉजेज हम देखेंगे, फ्रांस क्या था, डेप्ट में था। किसकी वजह से, वॉर लड़ रहा था इधर उधर, जहाँ उसको मौका मिलता था उस कंट्री से लड़ने बैठ जाता था। तो जब हम कभी किसी दूसरी कंट्री से लड़ाई करते रहते हैं, कहीं भी लड़ाई करते रहते हैं, तो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू पूरी तरह से खर्च होने लगता है, पैसा खर्च होता है। क्योंकि वॉर में क्या कैजुअलिटीज़ होती हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, और पूरी तरह से सब कुछ हॉल्ट पे चला जाता है। एंड रॉयल लग्जरीज वो ट्रीट करा, और अपने आप को ट्रीटमेंट क्या दे रहा था, पूरा लग्जरीज ट्रीटमेंट दे रहा था। जब आपको पता है कि आपके पास खजाने में पैसा नहीं है, आपके पास में पैसा बचानी है, लड़ाई आपको लड़नी है, और आप लग्जरियस लाइफ भी जी रहे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे यहाँ पे। अब बेड हार्वेस्ट क्या हो जाती है, लेड टू द फूड शॉर्टेज। अब क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से बेड हार्वेस्ट हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, हाई प्राइस, ब्रेड के प्राइस क्या है, हाइक हो जाते हैं। तो लोगों में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है खाने की, बिकॉज खाना तो चाहिए, सोना चाहिए थोड़ी खा सकता है कोई इंसान, खाना ही खाएगा ना, तो खाने के लिए लड़ेंगे। अब यहाँ पे लड़ाई होगी। ओनली द थर्ड स्टेट बोन द टैक्स बर्डन, और सारा का सारा टैक्स बर्डन थर्ड स्टेट को बोन करना पड़ता था, लाइक थे तेले एंड अदर ड्यूज। दीज कंबाइंड फैक्टर्स क्रिएटेड अनरेस्ट एंड ट्रिगर्ड द रिवॉल्यूशन। इस तरह से इस रिवॉल्यूशन राइज हो जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अनफोल्ड फ्रॉम 1789 टू 1799, एक्सप्लेन विद द की इवेंट्स। अब हम देखिए की इवेंट्स हमने पूरा ऊपर से पढ़ा था। द टाइम लाइन ऑफ द रिवॉल्यूशन इंक्लूड 1789 मीटिंग होती है ईस्ट स्टेट्स जनरल में इन मई में, एंड थर्ड स्टेट फॉर्मर नेशनल असेंबली फॉर्म करते हैं। एट द टेनिस कोर्ट क्या करते हैं, ओथ लेते हैं। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइले कब होती है, 14 जुलाई 1789 में। अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस होते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ राइट होता है 1791 में। कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में क्या कर देता है, लिमिट कर देता है मोनार्की को, सेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। एंड 1792 से 93 में फ्रांस बिकेम रिपब्लिक बन जाती है। लुइस 16 क्या एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं इन 1793 में। रीजन ऑफ टेरर बिगिंस अंडर अ रोबेस्पेरे। 1794 में रोबेस्पेरे इज एग्जीक्यूटेड एंडिंग द रीजन ऑफ टेरर और 1795 ऑनवर्ड से 1799 में रूल ऑफ डायरेक्टरी आ जाती है, जहाँ पे 5 मेंबर्स होते हैं जो फ्रांस को चला रहे होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है इसकी वजह से, करप्शन राइज हो जाता है। और 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे सीजर्स मौके का फायदा उठाते हुए क्या करते हैं, पावर को अपने हैंड में लेते हैं। एंड दिस इज हाउ एंड्स दिस रिवॉल्यूशन। और इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो जाता है
ठीक है, अब हम आगे देखें व्हाट वाज द रेन ऑफ टेरर एंड व्हाट वाज इट्स फीचर्स एंड आउटकम। रेन ऑफ टेरर क्या होता है, एक 1793 से लेकर 70, सबसे पहले बताएंगे 1793 से लेकर 1794 तक चलता है। ये क्या है, मोस्ट वायलेंट फेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। अब हम देखेंगे इट वाज लेड बाय व्हाट, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे, लीडर ऑफ जैकोबिन के लीडर थे जो। और हमने इसमें फीचर क्या देखे, हार्श कंट्रोल ओवर सोसाइटी के ऊपर हार्श कंट्रोल था, जहां इन्होंने किसी भी तरह का क्या नहीं देता, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस दिया था, कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस नहीं था, यूज ऑफ गिलोटिन फॉर द पब्लिक एग्जीक्यूशंस एंड सस्पेक्टेड एनिमीज ऑफ द रिवॉल्यूशन, इवन ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर एग्जीक्यूटेड, और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एग्जीक्यूट करना मतलब उन्हें मार देना या उन्हें हटा देना, वहाँ से मार देना, बेसिकली एग्जीक्यूट इज मार देना हियर। प्राइस वर फिक्स्ड एंड फूड वॉज रेशन, प्राइस को फिक्स कर दिया गया था, फूड रेशन राशन की तरह फूड जरा सा दिया जा रहा था। एंड आउटकम्स क्या हुआ, थाउजेंड्स वर एग्जीक्यूटेड, बहुत सारे लोग मारे गए, इंक्लूडिंग क्वीन मैरी एंटोनी एंड रॉबेस्पियरे लॉस्ट सपोर्ट। इस तरह से रॉबेस्पियरे को पूरा सपोर्ट खत्म हो गया उनका, एंड वाज एग्जीक्यूटेड इन 1794 एंड द रीजन ऑफ टेरर इस तरह से खत्म होता है, और मॉडरेटेड रूल टर्न, और इस तरह से मॉडरेट रूल टर्न हो जाता है। व्हाट चेंजेस डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रिंग टू द फ्रांस एंड द वर्ल्ड। फ्रांस ने वर्ल्ड में सबसे पहले फ्रांस ने अपने लिए क्या चेंज लेकर आया, दूसरा वर्ल्ड के लिए क्या लेकर आया। पहली चीज, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट अभी तक, जैसे हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी देखते हैं, हमें आइडिया हमने यहीं से लिए हैं। इन फ्रांस में हम देखेंगे कि एंडेड एब्सोल्यूट मोनार्की एंड फ्यूडलिज्म, कुछ लोगों के पास में जो पावर थी, फ्यूडलिज्म का मतलब होता है जब हम किसी भी पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर पर्सन को जब पावर देते हैं, दैट इज कॉल्ड, कुछ लोगों के पास जब पावर होती है उसको बोलते हैं फ्यूडल। एंडेड तो एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है, जब राजा ही सारे डिसीजन लेता है तो उसके पास सारे राइट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की। तो इन फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की और फ्यूडलिज्म पूरी तरह से खत्म कर दी गई, और क्या आया वर्ल्ड के लिए और फ्रांस के लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एक तरह का आइडिया इवॉल्व होता है कि सभी को लिबर्टी है, सभी को इक्वालिटी है, सभी को फ्रेटर्निटी है। इंट्रोड्यूस डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू मैन, और यहाँ से डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू मैन दे दिया, और सिटीजन्स गेन इक्वालिटी बिफोर लॉ, और लॉ के सामने सभी सिटीजन इक्वल हैं। एंड वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट क्या हुआ, इंस्पायर्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ द यूरोप, हेती एंड साउथ अमेरिका, और स्प्रेड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म, और कंट्री वर्ल्ड में उसने क्या मैसेज दिया कि डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म एक आइडिया है, इसको आप चल सकते हैं। इंट्रोड्यूस मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, जहाँ पे हमने फ्लैग, एंथम, नेशनल डे, और हमारा भी हम इसमें अपनी कंट्री का भी, इवन इंडिया गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम इट। तो इसके बाद डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म इंडिया में भी है, मॉडर्न में क्या है, फ्लैग है, एंथम है, नेशनल एंथम है, और नेशनल डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन गिव इट। एंड हु वर द जैकोबिन, जैकोबिन अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वर जैकोबिन एंड डिस्क्राइब देयर रोल ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के टाइम पे जैकोबिन का रोल क्या था। जैकोबिन के क्या है, रेडिकल पॉलिटिकल ग्रुप है, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड दे वर लेड बाय द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे, ठीक है, एंड इन्होंने क्या रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर एंड द वर्किंग क्लास एंड द पुअर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इंटरेस्ट को, एंड प्लेड अ की रोल इन अबॉलिशिंग द मोनार्की, और इन्होंने, इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा था to remove monarchy, to abolish monarchy and establish a republic and executed Louis, and he also यहाँ से इस ग्रुप के जरिए क्या होता है, ल्यूइस 16 को एक्सिक्यूट किया जाता है, एंड कैरिड आउट द रीजन ऑफ टेरर टू एलिमिनेट एनिमीज ऑफ द रिवॉल्यूशन। रीजन ऑफ टेरर कैरिड आउट किया, जिसकी वजह से एनिमीज को पूरी तरह से एक्सिक्यूट किया गया। बट क्या होता है इसके बाद में, रिफॉर्म्स को क्या क्या लेके आए, फिक्स्ड प्राइस कर दिए, प्रिविलेज एजुकेशन, रेशनिंग फॉर द पुअर्स, दो एक्सट्रीम, दे हेल्प द शेप द आइडिया ऑफ सिटीजन लेड डेमोक्रेसी। हालांकि एक्सट्रीम था, इतना आगे चल के करप्शन हो जाता है, फिर जाता है हर कोई भी, जैसे कोई नॉर्म आता है तो उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल आगे एग्जीक्यूशन में हमें बाद में पता लगता है, शुरू में नहीं पता लगता। अब यहाँ आगे चल के ऑफिसर्स करप्शन करने लगे, बट इसमें ये फेल जाते हैं, बट इन्होंने एक आइडिया दे दिया, सिटीजन लेड डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जहाँ इन्होंने प्रिविलेजेस दिए थे, किसको, पुअर सेंट्रिक रहे थे, ये पुअर एंड वर्किंग क्लास को पूरे प्रिविलेजेस देते गए थे। So this is how we have done this. Next question, explain the role of philosopher and enlightenment thinkers in inspiring the French Revolution। अब सबसे पहले क्यों हुआ था, अब इतने आसानी से थोड़ी कहीं लड़ने शुरू हो जाते हैं हम। सबसे पहले enlightenment thinkers क्वेश्चन ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड प्रमोटेड न्यू आइडियाज। जो पढ़े लिखे लोग वहाँ पे आए थे, एनलाइटमेंट थे, तो उन्होंने क्या किया कि न्यू राइट्स के लिए वो बातें करने लगे। जॉन लॉके उन्हीं में से एक है। बिलीव्ड इन नेचुरल राइट्स, जहाँ पे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का सभी को राइट होना चाहिए। अपोज द डिवाइन राइट ऑफ किंग, इन्होंने डिवाइन राइट ऑफ किंग को उन्होंने मना किया था कि नहीं सारे राइट्स किंग को ही नहीं होने चाहिए, कुछ राइट हमें भी होने चाहिए। तो जीन जैकोबिन रोसे एडवोकेटेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यहाँ पे पावर लाइज विद द पीपल, ये बोलते हैं कि पावर जो है वो लोगों के पास में रहती है। एंड मॉन्टेस्क्यू ये बोलते हैं कि सजेस्ट सेपरेशन ऑफ पावर क्या सेपरेट होनी चाहिए इनटू लेजिस्लेचर की अलग पावर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड दीज आइडियाज स्प्रेड थ्रू बुक्स एंड डिस्कशन, इन्फ्लुएंस इस तरह से एजुकेटेड क्लास जो थी फ्रांस में, बुर्जोइसिस जो पढ़े लिखे लोग थे, यहाँ पे लेइंग द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द रिवॉल्यूशन, इस तरह से आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन रिवॉल्यूशन की शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द वुमेन बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब बिफोर क्या थे, नो पॉलिटिकल राइट थे। सबसे पहली चीज लिखो कि वुमेन वर नॉट गिवन अ पॉलिटिकल राइट टू एक्सेस टू एजुकेशन, क्योंकि बिफोर फ्रांस में जहाँ मैन को ही राइट नहीं थे तो वुमेन को तो वो बाद में देने वाले नहीं, किसी को राइट ही नहीं थे। किसको राइट थे, सब सारे राइट्स क्लर्जी को थे राइट, राजा के पास में सब कुछ था, बाकी नॉर्मल लोग तो सिर्फ टैक्स पेयर थे। एंड देयर वर्क वॉज लिमिटेड टू हाउस होल्ड, और जब किसी को राइट ही नहीं है, कुछ नहीं है, और तो यहाँ पे जब एजुकेशन नहीं है, पॉलिटिकल राइट ही नहीं है, हमने ऊपर लिख दिया तो हम क्या लिखेंगे, देयर वर्क वॉज लिमिटेड हाउस होल्ड एंड हेल्पिंग मेल फैमिली मेंबर्स, ये एक काम था उनका बस। और बट ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन क्या किया, वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया टू प्रोटेस्ट, लाइक वुमेन मार्च टू वर्सिले में वुमेन जाके मार्च करती हैं,
डिमांडेड इक्वल राइट्स एंड वोटिंग एंड एजुकेशन, इक्वल राइट्स एंड वोटिंग एंड एजुकेशन के लिए डिमांड करेंगी, फॉर्म क्लब्स को फॉर्म करेंगी, पब्लिश न्यूज़पेपर को पब्लिश करेंगी। आउटकम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला कि सम रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बट वुमेन रिमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, बट देयर राइट्स मूवमेंट इंस्पायर्ड लेटर फेमिनिस्ट स्ट्रगल। पर लेटर ऑन फेमिनिस्ट स्ट्रगल को उनकी जो राइट्स थे वो लड़ी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, तो इससे वो आगे क्या होती है, स्ट्रगल से क्या हो सीखती हैं, लोग आगे इस फेमिनिस्ट स्ट्रगल से सीखते हैं और आगे चल के वुमेन के लिए राइट्स भी मिलेंगे, लेटर मिलेंगे आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हाउ डिड द रिवॉल्यूशन एंड एंड हाउ डिड नेपोलियन कम टू पावर। अब देखो रीजन ऑफ टेरर होने लगा था जैकोबिन क्लब के बाद में, ठीक है। अब दिया डायरेक्टरी ऑफ 5 मेंबर्स क्या कंट्रोल कर लेते हैं और ये क्या हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, हमने देखा था, जिसकी वजह से क्या हो गया, अनेबल टू सॉल्व इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या रहा, इनकम्प्लीट, मतलब कंपिटेंट नहीं रहे उतने। हमने आगे देखा नेपोलियन बोनापार्टे, ही वाज अ मिलिट्री जनरल थे, तो उन्होंने किस चीज़ क्या किया, मौका परस्त इंसान थे, मौका परस्त देखते हुए उन्होंने क्या किया, टुक एडवांटेज एंड लेड अ coup in 1799 he overthrew a directory and became a first council, later declared himself, और later उन्होंने अपने आप को क्या बना लिया, एम्परर ऑफ फ्रांस बना लिया, एंडिंग द रिवॉल्यूशन। इस तरह से रिवॉल्यूशन खत्म हो जाता है। व्हाट वाज द लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लीगेसी क्या है, जो आज भी है, डेमोक्रेटिक आइडिया से, लीगेसी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एंडेड फ्यूडलिज्म, मोनार्की इन फ्रांस, इंस्पायर्ड किसको, फ्यूचर रिवॉल्यूशंस इन यूरोप एंड लैटिन अमेरिका, एंड क्रिएटेड अ न्यू सिंबल ऑफ नेशनहुड, जहां पे फ्लैग, नेशनल डे एंड नेशनल एंथम, एस्टैब्लिश द आइडिया ऑफ सिटीजंस एंड सिटीजनशिप एंड राइट। इन्होंने इसका आइडिया दे दिया, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर हॉलिस्टिकली। और इससे क्या होगा कि अब आपको क्रोनोलॉजी पता है कि पहले क्या हुआ फिर क्यों हुआ। दिस इज वन ऑफ द लाइक, अभी आप बच्चे सभी 9th क्लास में हो तो आपके लिए हिस्ट्री इज लाइक क्वाइट बोरिंग नाउ डेज, बट इसको क्रोनोलॉजी वाइज इस लेक्चर को कंटिन्यूअसली एक बार सुनोगे कुछ समझ में आएगा, 2 बार सुनोगे फिर कुछ समझ में आएगा, थर्ड टाइम तक आते आते आपको पूरी स्टोरी याद हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ you will be prepared for exam. So thank you, bye, see you in the next lecture.